नमस्ते बच्चों। तो आज हम स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और संडे को आपका जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस यहीं तक रख रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले आपका वाइब्रेशन ऑफ क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, और इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, इट इज़ 4 sin पाई बाई 15 इंटू एक्स कॉस 96 पाई इंटू टी। तो यहाँ से पता ही चलता है अपने को कि ये एक स्टैंडिंग वेव है, क्योंकि यहाँ पे साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी जैसा फॉर्मेशन है। तो मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ कि किस टाइप की इक्वेशंस स्टैंडिंग वेव रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, चलिए अब इसने दिया मुझे एक्स वाई आर इन सेंटीमीटर, टी इज इन सेकेंड। दिस इज द क्वेश्चन एज्ड इन IIT 1985 फॉर 6 मार्क्स ऑल द पार्ट्स। तो चलिए सबसे पहले पार्ट ए ही देख लेते हैं। तो पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्टैंडिंग वेव? एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्टैंडिंग वेव इज वेरिएबल, ये हमने बात की है। तो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट आई मीन एम्पलीट्यूड इज फंक्शन ऑफ एक्स इन स्टैंडिंग वेव। तो ये जो आप एंटायर पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट क्या कहलाएगा? आपका एम्पलीट्यूड। तो यही ये पूछ रहा है, तो इसे मैं ए नॉट से लिख देता हूँ। एंड दिस इज 4 sin ऑफ पाई एक्स बाई 15। अब उसने जिस एक्स पे पूछा है हम सॉल्व करते हैं। तो उसने पूछा है एट x equal to 5 centimeter. So what will be this amplitude? It will be 4 sin pi by 15 into x, which is 5. So pi by 3 हो जाएगा, and sin pi by 3 is √3/2. So आंसर आ जाएगा अपने पास 2√3 centimeters. ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा अपना आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है? वेयर आर नोड्स लोकेटेड अलॉन्ग द स्ट्रिंग। सो देयर इज ए स्ट्रिंग यस विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो इफ आई ड्रॉ दिस स्ट्रिंग कैन स्टिल रीड द लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है इसका ये x इक्वल टू 0 है, और आप चेक करिए ये तो नोड होना ही है, और ये x इक्वल टू L है जो कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली यहाँ पे कितने नोड हैं या कहाँ कहाँ नोड लोकेटेड है मुझे ये बताना है। तो x यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चों? 0 से 60 तक जा रहा है। और आप देखिए इक्वेशन में जो x है वो साइन के साथ आया हुआ है, तो एट x इक्वल टू 0 साइन क्या हो जाएगा आपका 0। तो उसने नोड पूछा है ना हमसे, तो नोड के लिए अपन क्या करेंगे? पुट जो आपका के एक्स वाला टर्म है वो पूरा 0 पुट कर दीजिए। सो पुट 4 साइन, या फिर आप सीधा साइन को ही पुट कर सकते हैं ना, तो ऐसा ही करते हैं अपन। पुट साइन दिस पाई एक्स बाई 15 इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से आप क्या लिख पाएंगे? पाई एक्स बाई 15, ये जो टर्म है इसे आप लिख पाएंगे n पाई, वेयर n कैन टेक 0 1 2 एंड सो ऑन, क्योंकि आपको साइन का आउटपुट 0 करना है तो इसका इनपुट पाई 2 पाई 3 पाई जैसा रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 0 भी आ सकता है। तो अपन x को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे x को लिख सकते हैं अपन दिस 15 n। अच्छा देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब n कहाँ का क्या क्या बन रहा है? 0 1 2 3 ये सब, और x सेंटीमीटर में है। तो देखिए x की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही है? एक तो 0 आ रही है, एक 15 आ रही है ना, और दूसरी क्या आएगी 30, तीसरी क्या आएगी 45, चौथी क्या आएगी 60। इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑल इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, ऑल इन सेंटीमीटर्स। तो कितने नोड आप देख पा रहे हैं? ये तो एक दो फिक्स्ड एंड्स हो गए 0 एंड 60 जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा कितने नोड्स आप और देख पा रहे हैं? 3 नोड्स। ठीक है, तो ये कौन से मोड में वाइब्रेट कर रही है स्ट्रिंग आप बता सकते हैं? यू आर एबल टू सी 3 मोर नोड्स। सो इफ आई पुट 3 मोर नोड्स हियर देन it will look something like this. Yes, and the vibration will be categorized like this. So this equation is telling that it is vibrating in which harmonic? You can check how many loops you can find. 1 2 3 4. So it is 4 loop system. So small n की value 4 आएगी in standing wave. I hope you remember. Yes,
सो ये कौन सा हार्मोनिक हो गया, फोर्थ हार्मोनिक, एंड ओवरटोन कौन सा हो गया बच्चों, थर्ड। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो फोर्थ हार्मोनिक और थर्ड ओवरटोन। हालांकि ये पूछा नहीं है पर ये पूछा जा सकता था, क्योंकि हाउ मेनी नोट्स आर देयर आर टोटल ऑफ 5 नोट्स, 2 फिक्स्ड एंड्स हैं और बीच में 3 नोड बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अपन। अगला पार्ट मैंने पूछा है पार्ट नंबर सी कि what is the velocity of particle at x equal to 7.5 centimeter and t equal to 0.25। तो बच्चों 7.5 सेंटीमीटर कहाँ लाई करेगा ये चेक करते हैं अपन। तो ये वाला जो नोड है ये x इक्वल टू 15 वाला नोड है, तो 7.5 कहीं यहाँ पे ही आएगा। यस, तो इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, किस टाइम पे पूछ रहा है, 0.25 सेकेंड्स पे। ठीक है, तो ये वाला एंटी नोड के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल है अगर आप चेक करें, क्योंकि एग्जैक्टली नोड और इसके बीच में आ रहा है 7.5 पे, तो दिस इज एंटी नोड। और एंटी नोड का पार्टिकल हो सकता है रेस्ट पे भी हो सकता है मूविंग भी हो। ठीक है, क्योंकि ये तो मूव करता है, इसका जो वाई है वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो हमने सीखा है वहाँ पे। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, सो पार्टिकल्स वेलोसिटी इज ऑलवेज गिवन बाय del y by del t, ओके, विद दिस फार्मूला। सो अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, p लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जिस भी टाइम पे है उस टाइम पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको y वर्सेस t इक्वेशन दिया है, एक बार वापस चलते हैं। इक्वेशन है 4 sin पाई एक्स बाई 15 cos 96 पाई t, तो लिख लेते हैं अपन। तो मुझे इक्वेशन दिया हुआ है 4 sin पाई एक्स बाई 15 cos 96 पाई टी। एक बार चेक कर लेते हैं। सो हमने इक्वेशन सही लिखा है। ओके, चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं फटाफट। तो डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा अपने को, वी पी विच इज डेल वाई बाई डेल टी। रिमेंबर एक्स वाला टर्म एज इट इज रहेगा। सो 4 sin पाई एक्स बाई 15, ऑलराइट। इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस ऑफ sin 96 पाई टी, यस, एंड साथ में 96 पाई टी का डिफरेंशिएशन आएगा 96 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 96 विच आई कैन राइट 384 पाई। ओके, then I will have sine of pi x by 15 and sine of 96 pi t। ठीक है, विद ए माइनस डेफिनेटली, दिस इज वीपी। अगर वेलोसिटी नेगेटिव आती है तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल अभी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मीन्स नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। ओके, चलिए अब जिस भी x और जिस भी t पे पूछा आप पुट कर दीजिए, आपके पास वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ x एंड t आ गई है और ये पार्टिकल वेलोसिटी है। तो चलिए फटाफट से अपन निकाल लेते हैं। मुझे पूछा हुआ है एट x इक्वल टू 7.5 लिखा ही है एंड t इक्वल टू 0.25, तो पुट करिए। तो वी पी आ गया आपके पास माइनस ऑफ 384 पाई साइन ऑफ पाई बाई 15 इंटू 7.5 विच इज़ 15/2 इंटू साइन ऑफ 96 पाई इंटू 0.25। ठीक है, सो लेट अस डू द कैलकुलेशन। सो माइनस ऑफ 384 पाई साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ 0.25, ऐसे मैं 1/4 लिख सकता हूँ, है ना। और 4 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 24 टाइम्स, यस 24 पाई। So guys, this term is becoming 1 and this term is becoming 0. Yes, 24 pi sin n pi। So अभी ये पार्टिकल कहाँ पे है, अपने एक्सट्रीम पे है। ठीक है, सो इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इन स्टैंडिंग वेव। ऑलराइट, चलिए फटाफट से ऊपर चलते हैं और देखते हैं अगला हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, पार्ट नंबर डी। इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव्स हुज सुपरपोजिशन गिव्स अबव स्टैंडिंग वेव। ठीक है, अब कंपोनेंट वेव मतलब ये दो ट्रैवलिंग वेव से मिलके बना होगा। तो आपको याद दिला दूं कि अगर ट्रैवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड ए होता था तो
स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a होता था। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू जो मुझे है वो कितनी दी हुई है बच्चों 4, तो a की वैल्यू कितनी रहेगी फिर 2। तो इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ मैं y1 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साइन, अब बच्चों थोड़ा सा सोचना है, साइन kx आ रहा है, ठीक है। तो आप दो टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन ऑफ से ओमेगा टी माइनस kx, दूसरा 2 साइन ओमेगा टी प्लस kx, क्रॉस चेक करिए, ठीक है, जैसा मैंने क्लास में भी एक क्वेश्चन करवाया था। अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन सी प्लस डी बाई 2 आएगा। अब सी प्लस डी बाई 2 किया तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी बाई 2 आएगा और कॉस के साथ के एक्स आएगा, यानी कि ये लिखने का तरीका सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ ओमेगा टी आ रहा है, कॉस के साथ के एक्स आ रहा है, तो इस फ्लिप करके लिख लीजिए। तो आपका जो इक्वेशन लिखा जा सकता है वो आ जाएगा 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड दूसरा आ जाएगा 2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। अब चेक करो तो साइन सी प्लस डी बाई 2 होगा। आई एम सॉरी, मैंने वापस से वही लिख दिया, तो मैं चेंज कर लेता हूँ उसको, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो मुझे लिखना है के एक्स एंड के एक्स माइनस ओमेगा टी। नाउ यू चेक, तो के एक्स प्लस के एक्स 2 के एक्स आ जाएगा पहले टर्म में बाई 2, यानी साइन के एक्स आ जाएगा एंड कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। सो दिस आर फाइन इक्वेशंस। अब यहाँ पे के क्या है, के सीधा सीधा आप चेक कर लीजिए, एक्स का कोएफिशिएंट पाई बाई 15 और ओमेगा क्या है 96 पाई, ठीक है। तो दीज आर इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव्स, ठीक है। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। सो आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन एट वंस सो यू कैन सी द एंटायर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। सो यू मे टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन जस्ट नोट डाउन। वेल, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम अगेन so next question here, as I am reading the question, so it is saying a wire has linear mass density of 5 gram per meter, ठीक है, and unstressed stressed between two rigid supports। तो वापस से it is fixed at both ends having tension 450 Newton, ठीक है। The wire resonates, okay, constructive interference बोल रहा है, at a frequency of 420 Hertz, okay। The next higher frequency at which the same wire resonates is 490 Hertz. Find length of the wire. Okay? चलिए सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चन को। तो इसमें मुझे एक वायर दिया हुआ है विच इज़ फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है। ओके, अब इसमें और क्या दिया हुआ है मुझे, एक तो मुझे यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है 5 ग्राम पर मीटर, और दूसरा टेंशन दिया हुआ है 450 न्यूटन, ठीक है। अब लेंथ अननोन है तो इट इज़ फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं अपन फिक्स्ड एट बोथ एंड्स की, एन वी बाई 2L। अब इसके लिए बच्चों एक काम कर लेते हैं, अपन v निकाल के रख लेते हैं। सो v क्या होता है, रूट ओवर t बाई म्यू होता है। सो v आ जाएगा आपके पास रूट ओवर 450 डिवाइडेड बाई 5। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे तो ग्राम है इसलिए 5 10 टू द पावर माइनस 3 कर लिया, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5 से ये 90 टाइम्स कैंसिल हो जा रहा है, तो ये आ जा रहा है अपने पास 9 इंटू 10 टू द पावर 4, जिसको सॉल्व करने के बाद अपने को मिल जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। सो इट्स गुड टू राइट। सो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, सो आई गॉट एफ इज इक्वल टू एन 300 बाई 12। सो ये आ गया एफ एन इंटू 150, ठीक है, बाई एल। नाउ जस्ट कीप इट दिस वे। नाउ अब मुझे क्या दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, इसमें एक टर्म यूज हुआ है बच्चों, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, रेजोनेट्स। ये टर्म का मतलब होता है कि एट दिस फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। एट दिस फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड, इसका मतलब ये होगा, ओके। चलिए अब क्या देख लेंगे अपन यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू, हियर वी हैव एक मुझे जो एफ है वो कितना दिया हुआ है 420 हर्ट्स। अब मुझे ये नहीं पता बच्चों कि ये जो 420 हर्ट्ज है ये फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी है या फर्स्ट ओवरटोन है या सेकेंड ओवरटोन है, तो मैं स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पे कोई पिक नहीं कर पाऊंगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एफ जो है वो किसी भी एन के लिए है, और नेक्स्ट हायर बोल रहा है कितना
490 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट हायर मतलब अगर ये n इक्वल टू n था तो ये n इक्वल टू n प्लस 1 होगा। n से n कैंसिल मत करिएगा, ये सिर्फ n सिंबल है और ये उसकी मैंने क्या ले रखी है, वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या पुट करेंगे फटाफट, यहाँ पे आप लिखेंगे 420 इज इक्वल टू 150 n बाई एल। यस, दूसरा क्या लिखेंगे, 490 इज इक्वल टू 150 और n की जगह पे क्या रख देंगे, n प्लस 1 बाई एल। अब आपको l के लिए सॉल्व करना है तो डेफिनेटली एलिमिनेशन करना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, इसे मैं 2 मान ले रहा हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, इससे n ही बचेगा आपकी इक्वेशन में। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा 49 बाई 42, 0 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 150 भी जाएगा, एल भी जाएगा, सो ये n प्लस 1 बाई n आ गया। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 7 से, तो 7 7 जा और ये 6 जा, तो आपको n प्लस 1 बाई n इसकी जो वैल्यू है बच्चों कितनी मिल गई, 7/6। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको n की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई, 6। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया दैट n इज 6। अब इट्स योर चॉइस कि आप इक्वेशन 1 से सॉल्व करें इसे या फिर इक्वेशन 2 से, इट्स गोइंग टू बी द सेम। सो मैं अभी इक्वेशन 1 में चला जाता हूँ। सो बाय इक्वेशन 1 आई विल राइट 420 इज इक्वल टू 150, n की जगह 6 और l मुझे फाइंड करना है। तो l कितना आ जाएगा, 150 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 420। यूनिट्स अगर मैं आपको बताऊं तो सब कुछ ऐसा यूनिट्स में चल रहा है। ठीक है, तो 6 से 7 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, तो बच्चों आपकी जो लेंथ है 15/7 आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सो योर फाइनल आंसर इज 15/7 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पस क्या था, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूँ कि जब भी ऐसे बोलता है वो कि वायर रेजोनेट्स या वायर इज इन यूनिसॉन, अभी मैं यूनिसॉन भी आपको समझा दूंगा, ये भी एक टर्म है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 420 हर्ट्ज। अब हमें पता है कि स्टैंडिंग वेव अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स में प्रोड्यूस होते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे दी जाती है, NV/2L, जहाँ n कोई भी इंटीजर हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, अब मुझे ये नहीं बताया उसने कि वेदर दिस 420 इज फंडामेंटल मोड और फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन, दैट्स व्हाई आई टुक इट एज वेरिएबल। ऑलराइट, चलिए, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Now the next question, as you can read also, is a massless rod is suspended by two identical strings AB and CD. So this is the rod. Here's the rod. Okay, and these are strings AB and CD of equal length. All right, a block of mass M is suspended from a rod as shown. All right, find X if frequency in first harmonic of AB. So underline this is the crucial information here. First harmonic of AB. Make yourself very comfortable with the term called harmonic and overtone. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हार्मोनिक का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि स्मॉलेस्ट n के लिए आती है। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स के केस में वो कितनी रहती है, V/2L, and fixed string fixed at one end, free at another end, it is V/4L. ठीक है, तो फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक मतलब इट्स F0, यस, 1 into F0 and is equal to फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक इन CD। तो CD का सेकेंड हार्मोनिक यानी CD के लिए वो 2 times F0 रहेगा। बट गाइज F0 फॉर AB एंड F0 फॉर CD मे बी डिफरेंट बिकॉज F0 डिपेंड्स ऑन V एंड लेंथ V/2L. So let us proceed with this question. तो पूछ रहे भाई x बताओ। अगर कब x बताना है आपको, जब फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ AB इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक ऑफ CD, इनका फ्रीक्वेंसी सेम है। अब एक बात ढंग से समझिए, इसने एक और टर्म लिखा हुआ है आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स। ठीक है, आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स का मतलब हो गया कि इनका मास पर यूनिट लेंथ सेम है, म्यू इज सेम, ऑलराइट, लेंथ इज सेम। Now what is different? V is different because F are different now. Let me write the condition. Okay, so you can write frequency of first harmonic of AB is equal to frequency of, बैकग्राउंड में आपको बढ़िया नॉइज आ रहा होगा है ना, सेकेंड
हार्मोनिक ऑफ सी डी। ठीक है, तो फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ ए बी, इसकी फ्रीक्वेंसी को अपन कैसे लिखेंगे? लेट मी ओके, तो फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ ए बी, इसको अपन लिखेंगे 1 इंटू एफ नॉट ऑफ ए बी। यस, 1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, और इसे लिखेंगे 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सी डी। ठीक है, अब मुद्दे की बात ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज एफ नॉट इन जनरल फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स? यस, वी विल ट्रीट इट एज स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, क्योंकि बी मूव नहीं कर सकता और ये रॉड हमें मानेंगे कि पॉइंट ए बी ऑसिलेट नहीं करेगा, सी ऑसिलेट नहीं करेगा, डी नहीं करेगा, सो वी विल कंसीडर इट एज स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, सो एफ नॉट क्या होता है? इसका v बाई 2l होता है। अब लेंथ तो दोनों की सेम है ना भाई, है ना? आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि एफ नॉट ए बी डिवाइडेड बाई एफ नॉट सी डी इज इक्वल टू 1/2। यस, so f naught ab divided by f naught cd will be equal to speed of wave in ab divided by speed of wave in cd, as length is same, they are identical. अब स्पीड क्या होती है? रूट ऑफ टी बाई म्यू, सो विल बी राइटिंग टेंशन इन ए बी डिवाइडेड बाई म्यू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टेंशन इन सी डी डिवाइडेड बाई म्यू। यस, अब म्यू तो क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट। तो मुद्दा सिर्फ यहाँ पे आ गया कि एफ नॉट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एफ नॉट ऑफ सी डी, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ टी ए बी डिवाइडेड बाई टी सी डी। तो डेफिनेटली टेंशंस आर डिफरेंट। तो एक्स कैन नॉट बी एल बाई 2, यस, बिकॉज अगर ब्लॉक एकदम मिड वे में आ गया तो दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम आ जाएगी। तो डेफिनेटली टेंशन सेम नहीं है, क्योंकि अगर टेंशन सेम होती तो दोनों में सेम ही हार्मोनिक होता। ठीक है, अब अपन पुट कर लेते हैं बाई 1 and 2। सो बाई 1 and 2 आई कैन राइट, थोड़ा एक स्टेप आगे लिख दे रहा हूँ मैं, टी ए बी बाई टी सी डी स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, एंड नाउ आई विल मेक यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। नाउ इट इज सिंपली न्यूटन्स लॉज एंड इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बेसिकली। नाउ रॉड इज मासलेस, तो और कोई फोर्स तो आ नहीं रहा है, सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रॉड। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूँ इसे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रॉड आई एम टॉकिंग अबाउट, रॉड इज मासलेस एज गिवन देयर, तो ब्लॉक का ही सिर्फ मास रहेगा वहाँ पे। ठीक है, लेट्स कंसीडर ब्लॉक्स मास टू बी स्मॉल एम और कैपिटल एम, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा मेरा टेंशन ए बी और ये आ जाएगी टेंशन सी डी। ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास x है और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? l माइनस एक्स। ठीक है, अब आप स्मॉल एम को तो इन्वॉल्व नहीं करना चाहोगे, सो द बेटर थिंग विल बी, आप इस पॉइंट को अगर p बोलते हैं देन राइट रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट p। तो p के अबाउट टॉर्क बैलेंस करा दीजिए। तो p के अबाउट टॉर्क बैलेंसिंग में सीधा सीधा आ जाएगा आपके पास टी ए बी इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू टी सी डी इंटू दिस l माइनस एक्स, वेयर l इज लेंथ ऑफ द रॉड। ऑलराइट, ये भी आपका 2006 में आ चुका है JEE में, तो मैं इधर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ आगे। अब हो गया बेसिकली सॉल्व भी। तो आप क्या लिखेंगे? टी ए बी डिवाइडेड बाई टी सी डी इज इक्वल टू l माइनस एक्स बाई एक्स। एक बात तो आप देख ही सकते हैं, टेंशन सी डी में ज़्यादा है तो ब्लॉक को किसकी साइड होना चाहिए? सी डी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो x विल बी ग्रेटर देन l बाई 2। सो इसको आप 3 मान लीजिए, सो बाई 4 मान लीजिए, सो बाई 3 and 4 you can write this l minus x by x is equal to 1/4. You can just cross multiply, so you'll get 4l minus 4x is equal to x. So x is 4l by 5. Yes, so x is 0.8l. You can check. Yes, it is greater than 0.5. So this is my answer. I hope you got this question. Okay, so this is another kind of question which can be asked in the exam to you. So this is the entire question, you can see, you can note down. Let's move to next question. Okay, read the question.
A wire fixed at both ends is in resonance. So once again term resonance is there. Resonance का मतलब होता है बेसिकली, मैं आपको साउंड में ऐसे डिटेल में पढ़ाऊंगा. रेजोनेंस का मतलब होता है कि वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करती जाए, है ना, और एम्पलीट्यूड जो है सिस्टम का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाए, उसे बोलते हैं रेजोनेंस. इसे आप अंग्रेजी के एक और वर्ड से कंपेयर कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, कि इस तरीके से इंटरफेरेंस हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही होता रहे. तो वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड्स हैं बच्चों वो बहुत हाई हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कि एक हैंगिंग ब्रिज है और हैंगिंग ब्रिज के ऊपर से आर्मी का जो आर्मी की जो परेड होती है वो लाइन फॉर्मेशन में वो लोग चलते हैं, है ना. तो सपोज लाइन फॉर्मेशन में सोल्जर्स चल रहे हैं और वो उस ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं. तो क्या होता है उसमें कि सारे सोल्जर्स जो एक उस लाइन में हैं वो एक साथ अपना पैर ऊपर उठाते हैं, ठीक है, और फिर नीचे रखते हैं, फिर पैर ऊपर उठाते हैं, नीचे रखते हैं. सो देयर इज सिंक्रोनाइजेशन इन द मूवमेंट. तो उस ब्रिज पे क्या होगा कि जैसे ही फर्स्ट पुश मिलेगा उस ब्रिज को, तो ब्रिज थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा. उसके बाद उसी इंटरवल के बाद उसे दूसरा पुश मिलेगा, फिर वाइब्रेट करेगा, फिर मिलेगा, फिर वाइब्रेट करेगा. सो देयर इज ए हाई चांस कि वो ब्रिज किस में आ जाए, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन में. ठीक है, और अगर वो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करने लगा तब उसके एम्पलीट्यूड्स खूब ज़्यादा दिखेंगे मिड पॉइंट पे. ठीक है, और उतने वाइब्रेशंस हो सकता है वो ब्रिज सस्टेन ना कर पाए और टूट जाए. ठीक है, तो क्या करते हैं वहाँ पे हम करते हैं कि उनको बोलते हैं कि आप रैंडम फैशन में वॉक करिए ब्रिज से, परेड ब्रेक कर देते हैं. ठीक है, तो आप जब रैंडम में वॉक कर रहे होते हैं तो क्या होता है, अगर कोई नीचे पुश कर रहा होता है तो उस टाइम पे कोई दूसरा, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि वो अपना पैर ऊपर लेके जा रहा होगा. तो देयर इज ए वेरी लिटिल प्रोबेबिलिटी ऑफ मोशन बीइंग इन सिंक्रोनाइजेशन, और वो ब्रिज बहुत हाई एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट नहीं करता. तो इस फिनोमेना को रेजोनेंस बोलते हैं. ठीक है, तो बेसिकली रेजोनेंस को आप लीजिए कि स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होना उस सिस्टम में, सिंपल टू से. अब वापस अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ए वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज इन रेजोनेंस, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 240 हर्ट्ज एंड 320 हर्ट्ज. ठीक है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो बच्चों वापस से इस क्वेश्चन में क्या प्ले किया गया है, इसमें आपको दो फ्रीक्वेंसी दे दी है, इसने एन अब भी नहीं बताया है. ठीक है, तो चलिए, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दीज टू टू बी द कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज. आई डू नॉट नो वेदर दे आर कॉन्जिक्यूटिव और नॉट. ठीक है, बट अगर मैंने कॉन्जिक्यूटिव नहीं माना तो क्या प्रॉब्लम होगी हम वो भी देखेंगे. तो सबसे पहले ये स्ट्रिंग क्या है, दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है. ठीक है, सो स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. तो इससे क्या कंक्लूजन आ जाएगी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या फॉलो करनी चाहिए, एन एफ नॉट. यस, ये एन वी बाई 2L लाइक दैट. सो आई एम जस्ट यूजिंग फंडामेंटल एन एफ नॉट. Now I am assuming that NF naught is equal to 240 and N plus 1 F naught is equal to 320. अब बच्चों एक बात आप बहुत छोटा सा मैथमेटिक्स है, आप समझिए कि अगर मैंने 320 जो है उसे n plus 1 ना लेके कुछ n plus 2, n plus 3, n plus 4 ऐसा कुछ ले लिया. ठीक है, इसका मतलब 240 और 320 के बीच में और भी ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करेंगी. तो इसका मतलब हमारी जो एफ नॉट है वो और कम होती जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टू मैक्सिमाइज, इट इज आस्किंग ना मैक्सिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसीलिए मुझे इन दोनों को कॉन्जिक्यूटिव लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, सो अब तो आपको पता ही है करते क्या है, डिवाइड मार दो. तो डिवाइड करेंगे तो n बाई एन प्लस 1 क्या आ जाएगा, 24/32. कैंसिल करिए तो 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिल गया 4n. वैसे करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा दिख भी रहा है. तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3. ठीक है, n की वैल्यू 3 आ गई तो आप फटाफट n पुट कर दीजिए. ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में, सपोज इसमें ही पुट कर रहा हूँ मैं, तो आप लिखेंगे 3F नॉट इक्वल्स टू 240. सो F नॉट आ गई आपके पास 80 हर्ट्स. दिस इज द मैक्सिमम F नॉट. ओके, व्हाट इफ आपको अगर पहला मेरा आर्गुमेंट समझ नहीं आया तो मैं वापस एक बार आपको समझाता हूँ. सपोज मैंने ऐसे ले लिया होता कि एन एफ नॉट इज 240 एंड n plus 2F नॉट इज 320. ठीक है, तो चेक करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं तो अपने को मिलता है n plus 2 by n इज इक्वल टू 32/24. n plus 2 by n ये मिलता है अपने को 4/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो 3n plus 6 इज इक्वल टू 4n. सो n आता है मेरे पास 6. ओके, सो
एन मेरे पास 6 आ रहा है। अब आप इस एन को पुट कर लीजिए इस वाली इक्वेशन में, तो आपके पास एफ नॉट कितना था 240/6, ठीक है, यानी कितना था 40 हर्ट्ज। तो ये छोटा ही हो रहा है ना, उसने तो मैक्सिमम पूछा, ठीक है, इसीलिए आपको इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को क्या लेना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो आंसर यहाँ पे आएगा आपका 80 हर्ट्ज विच इज द मैक्सिमम। अगला पूछ रहा है फिर ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल ऑन स्ट्रिंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज इट्स लेंथ। ठीक है भाई, इसने मुझे v बता दिया ना, सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसने मुझे v बता दिया, कितना बता दिया v, 40 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, एंड लेंथ पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फर्स्ट पार्ट से ही चलेंगे। तो एफ नॉट मेरे पास 80 हर्ट्ज आया है, ठीक है, और आप यहाँ पे एफ नॉट को लिख दीजिए v/12 इज इक्वल टू 80 हर्ट्ज। तो आप l को क्या लिख सकते हैं बच्चों, v/160, तो l आ जाएगा आपके पास v इज 40 डिवाइडेड बाई 160, इट विल बी 1/4 मीटर विच इज द आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। बढ़िया, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि 1995 में पूछा गया है IIT में, ठीक है। आई हैव जस्ट पिक्ड द आइडियाज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर सो दैट यू कैन गेन कॉन्फिडेंस हियर। इसमें बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी रो इज हंग फ्रॉम a thin steel wire. The fundamental frequency of transverse standing waves in the wire is 300 Hz and the object is immersed in water. ठीक है, so that 1/2 of its volume is submerged. The new fundamental frequency is. ठीक है, पहले क्या बोल रहे हैं, पहले सिंपली एक थिन वायर है, ठीक है, थिन स्टील वायर। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। उससे कोई बड़ी सी ऑब्जेक्ट हैंग कर रही है, हैवी ऑब्जेक्ट विच इज हैंगिंग, ठीक है, और बोल रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। ट्रांसवर्स तो आप समझते हैं ना, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज जिसमें कि पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो अभी मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है बच्चों, 300 हर्ट्ज। इसकी कुछ लेंथ होगी, इसमें कुछ टेंशन होगी। अब सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि इसको पानी में डुबो दिया, किसको, ये जो ऑब्जेक्ट हैंग कर रही थी उसे, तो उसको पानी में डुबो दिया जिससे कि वो आधी पानी में डूब गई, ठीक है, तो आधी इसे पानी में डुबो देते हैं अपन। सो दिस इज ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर, ठीक है, तो ये इस तरीके से आधी पानी में डूब गई, तो डेफिनेटली इसकी टेंशन बच्चों थोड़ा कम हो गई होगी, मैं टी डैश बोल देता हूँ, और यहाँ की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होकर एफ नॉट डैश हो गई है, ठीक है, और इसने एफ नॉट डैश ही हमसे पूछा हुआ है, यही इसका क्वेश्चन है, और हमें डेंसिटीज़ वगैरह इसने दे दी हैं, ठीक है, और क्या दिया है इसने मुझे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस हैंगिंग ऑब्जेक्ट दी हुई है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट रिलेटिव डेंसिटी, तो इसका मुझे रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है रो आर, इसकी वैल्यू मुझे रो दी गई है, ठीक है भाई। अपन सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अपन एफ नॉट को क्या लिखेंगे भाई, एफ नॉट होता है v/12, ठीक है, v को किसके टर्म में ले आओ, टेंशन के टर्म में, क्योंकि यहाँ टेंशन चेंज हो रही है, तो ये भी आपको क्वेश्चंस में ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे v के टर्म में ही रखना है और कहाँ पे टेंशन में कन्वर्ट करना है, √T/μ। अब इस ऑपरेशन में ना तो L बदल रहा है ना म्यू बदल रहा है, क्योंकि म्यू तो क्या है, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, और स्ट्रिंग को आप लाइट अज्यूम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द बॉडी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, एफ नॉट डैश डिवाइडेड बाई एफ नॉट, ये सिंपली क्या बच के रह जाएगा आपके पास, रेशियो ऑफ टेंशंस। आप चेक कर पा रहे हैं, एल एंड म्यू आर नॉट चेंजिंग। नाउ यू जस्ट नीड टू राइट द रेशियो, योर क्वेश्चन इज ओवर। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ, आपने फोर्स ऑफ बायनेंसी अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप टेंशन है टी डैश, यहाँ पे एक तो एम जी लग रहा होगा, यस, और एक लग रहा होगा एफ बी ऊपर की तरफ। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाया है, इस हैंगिंग ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एम जी, और सीधा सीधा यहाँ पे टेंशन, नो अदर फोर्सेस। तो यहाँ पे पहली बात है, जो टी है बच्चों वो किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल, और जो टी डैश है, टी डैश किसके इक्वल आएगा आपके पास, एम जी माइनस एफ बी के इक्वल। सो बेसिकली थिंग्स बॉइल डाउन टू दिस पर्टिकुलर रेशियो। आई एम राइटिंग एफ नॉट डैश डिवाइडेड बाई एफ नॉट इज इक्वल टू √टी डैश, टी डैश इज एम जी माइनस एफ बी डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है। सो व्हाट विल यू हैव देन, एफ नॉट डैश डिवाइडेड बाय
F naught is equal to root over this mg by mg will be 1 minus FB को क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वॉल्यूम इंटू जी डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी. ठीक है, तो ये क्या बन जा रहा है, एफ नॉट डैश डिवाइडेड बाई एफ नॉट इज, अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इट इज वाटर, तो रो डब्ल्यू, वी डी मतलब वी बाई टू, हाफ वॉल्यूम सबमर्ज हुआ है, रो एस इसको लिख सकते हैं अपन रो आर रो डब्ल्यू. यस, आई होप यू रिमेंबर डेंसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी रिटन एज रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसका जो वॉल्यूम है वो वी है इंटू जी, बिकॉज डिमांड है रो के टर्म में एक्सप्रेस करने की, दैट्स वाई वी आर डूइंग लाइक दिस. वी से वी कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 1/2 रो आर का फैक्टर बचा एंड विच इज रो दे हैव यूज्ड. सो एफ नॉट डैश डिवाइडेड बाई एफ नॉट इज रूट ऑफ 1 minus 1/2 rho. I think the question is over. You can just take LCM and all. So f naught dash is f naught root of 2 rho minus 1/2 rho. It is your answer. You can put the numbers here. So it was easy question if you can understand. So it was fusion of your Archimedes principle with the idea of vibration of strings. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Well, so here in question what is given is there are two wires, one made of aluminium, another made of steel. ठीक है, aluminium wire has length 0.6 meter, steel wire has length 0.9 meter. आपको डेंसिटीज दी गई हैं एल्यूमिनियम एंड स्टील की, जी दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ वायर्स इज सेम, ये भी दिया हुआ है. ठीक है, n is equal to 10 to the power minus 6 meter square. All this information is with us. अब हमसे क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस आर सेट अप इन द वायर बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी. मतलब यहाँ पे जो वाइब्रेशन सेट कर रहे हैं, जो सोर्स है वो फ्रीक्वेंसी बदल सकता है. ठीक है, फाइंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन फॉर विच द स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड सच दैट जॉइंट इन द वायर इज ए नोड. तो बच्चों आप जॉइंट देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है भाई ये नोड होना चाहिए. ऐसा होने के लिए स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स बताइए. ठीक है, और ये भी बताइए कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने बन रहे हैं. बिल्कुल सॉल्व करेंगे अपन. तो सबसे पहली बात, फिक्स्ड एंड तो क्या ही बनना है, नोड बनना है, और ये भी अपने लिए फिक्स्ड एंड जैसे ही बिहेव करेगा, पुली का जो एंड है. तो ये 3 नोड तो हैं ही हैं भाई. इसके बाद और भी हो सकते हैं, आई डो नॉट नो, बट आई वॉन्ट द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो आई वॉन्ट टू कीप number of nodes to be minimum. Now guys, it may not be possible to have only 3 nodes because wire क्या है, ये एल्यूमिनियम की लंबाई कुछ और है, स्टील की लंबाई कुछ और है, और दूसरी बात नोड टू नोड डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2 होती है. अब वो किस पे डिपेंड करती है ना. सबसे पहली बात तो लैम्डा कैसे डिटरमाइन होगा. सपोज मैंने सोर्स की फ्रीक्वेंसी f एज्यूम कर ली, बी विथ मी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी f एज्यूम कर ली. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी तो एल्यूमिनियम में भी वही रहेगी, स्टील में भी वही रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती. अब v इक्वल टू एफ लैम्डा, स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है, तो वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है. तो एट गिवन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इन एल्यूमिनियम विल बी डिफरेंट फ्रॉम वेवलेंथ इन स्टील. यस, so node to node distance in aluminium will be somewhat different than node to node distance in steel. So we can't say with confidence कि this is what is the configuration, कि भाई 3 नोड हैं और आप बना लीजिए. No, we cannot say like that. Okay, प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है, because lambda in aluminium will be different from lambda in steel because speeds will be different. Okay, so how I am proceeding here, so let us understand. So I'll take here, let number of loops in aluminium is n1 and steel is are n2. ठीक है, what I did, as I was not sure about how many nodes will be there in aluminium and how many nodes will be there in steel wire, so I just pick, let us consider number of loop. आपको याद दिला दूँ, small n in the formula
f इक्वल टू एन वी बाई 2l, स्मॉल n रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है, एंड रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज f। ओके भाई, अब क्या लिखोगे आप f को लिखोगे, f can be written as n1 v1 by 2l1. 1 stands for one calculation I am using for aluminium and 2 I am using for steel. Okay, now same f you can express as n2 v2 by 2l2. Why I am writing v1 v2? Why am I not writing simply v? Because speed depends on medium and mediums are different. One is aluminium, another is steel. Okay, well, so let's equate both and see what happens, because if I can find value of n1 and 2, I can solve this question, because what I know is densities, I know lengths, I know, and only thing I don't know is tension here. Yes, so we'll probably will work out with this. So let us understand. So equate both. So what you will get after equating? So you will get this n1 by l1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n2 v2 by l2. अब v को रूट ऑफ t बाई म्यू लिखता हूँ मैं. सो n1 बाई l1 इंटू रूट ऑफ t बाई म्यू 1 इज इक्वल टू n2 बाई l2 इंटू रूट ऑफ t बाय म्यू 2. ना यू मे बी सरप्राइज, भाई t को क्यों t लिख दिया, t1 t2 क्यों नहीं लिखा? तो वापस याद दिला दो आपको कि यहाँ पे टेंशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम रहती है. कैन यू चेक दैट दीज वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज? यस. सो इसलिए मैंने टेंशन को क्या रखा है बच्चों, दोनों में सेम. ठीक है, तो अब t से t क्या हो जाना है, कैंसिल, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए टेंशन सेम है. अब मेरे पास म्यू बचा है. अब म्यू तो मुझे दूर दूर तक दिया ही नहीं है, मुझे तो रो दिख रहा है और मुझे एरिया दिख रहा है. तो वाई डोंट वी एक्सप्रेस म्यू? सो म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ ना, m बाई एल. डेंसिटी इन्वॉल्व करना है तो अपन लिखेंगे रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल, यानी रो इंटू वी इंटू दिस. व्हाट इज ए हियर? ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, दिस इज ए. ठीक है, तो म्यू को क्या भी लिख सकता हूँ मैं, रो ए. शायद मैंने आपको लेक्चर के ड्यूरेशन में भी ये बताया, आप याद भी रखें इसे. तो कभी कभी आपको म्यू को किसके टर्म में लिखना पड़ सकता है, रो एंड ए के टर्म्स में. सो लेट्स पुट. सो आई गॉट n1 बाई l1 इंटू 1 बाई रूट ऑफ रो 1 ए. नाउ वंस अगेन मैंने ए पे और कुछ नहीं लिखा है. ठीक है, आई हैव नॉट रिटन इट एज a1 a2. वाई? बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम दिया हुआ है. ठीक है, सो n2 बाय l2 इंटू 1 बाय रो 2 a. तो वापस से कैंसिल हो गया. तो बेसिकली व्हाट आई गॉट n1 बाय n2 एज, ध्यान से देखते रहिए, आई गॉट l1 बाय l2 इंटू रूट ऑफ रो 1 बाय रो 2. सो लेट अस फिगर इट आउट हाउ मच वी गेट. n1 बाय n2 इज इक्वल टू lengths. So L1, 1 for aluminium, so 0.6 divided by 0.9 root of density of aluminium first, so 2.6 into 10 to the power 3 divided by density of steel 1.04 into 10 to the power 4. Perfect. चलिए, अब यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एक जीरो एज्यूम करूँ तो ये डेसिमल भी गायब हो जाएंगे, ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. सो आई विल बी लेफ्ट विद 26 डिवाइडेड बाई 104. सो और यहाँ पे आ रहा है 6/9 यानी कि 2/3. ठीक है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 26/11 104. तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए. यस, इट इज़ 1/4. परफेक्ट. सो आई गॉट इट एज 1/3. यस. सो मैं नीचे मूव करा रहा हूँ, तो देखिए क्या आ गया अपने पास n1 बाई n2 का वैल्यू 1/3 आ गया बच्चों. इससे ये मतलब नहीं निकलता कि n1 1 है और n2 3 है, क्योंकि n1 n2 तो दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन आई है. इससे मतलब क्या निकलता है, इससे मतलब ये निकलता है कि अगर आप n1 की वैल्यू को 1 रखना चाहें तो आप n2 को 3 पिक कर सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं, आप n1 को अगर 2 रखना चाहें तो आप n2 को 6 रख सकते हैं. फिर आप n1 को
अगर 3 रखना चाहें तो N2 को 9 रख सकते हैं आप, N1 को 4 रखना चाहें आप, N2 को 12 रख सकते हैं. So guys, what you have to do is you have to maintain the ratio to be 1/3. This is what this calculation is saying. क्योंकि ये कैलकुलेशन सिंपली आई कहाँ से है ये मैं आपको वापस याद दिला दूँ. तो यहाँ पे सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसीज इक्वेट की हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम इंडिपेंडेंट है उस टाइम पे, उस सिचुएशन में जबकि जॉइंट नोड बन रहा है. ठीक है, उस सिचुएशन में कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी सोर्स की, तो मैंने वो एफ मान ली, दोनों में सेम है. दूसरी फिर आगे की जो कैलकुलेशन की है उसमें मैंने टेंशन सेम की है क्योंकि सीरीज में है. अच्छा, ये पॉइंट कहाँ यूज हुआ है कि जॉइंट इज ए नोड, ये यूज हुआ है ये लिखने में. आप ये इक्वेशंस देख पा रहे हैं मैं जहाँ पे अभी लाइंस बना रहा हूँ. एफ इज इक्वल टू NV/2L कब लिख पाते हैं अपन, जब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड होती है. तो अगर जॉइंट नोड नहीं होता तो आप एल्यूमिनियम को स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड नहीं मान सकते थे, स्टील पार्ट को भी नहीं मान पाते. ठीक है, तो इट इज अंश्योरिंग दैट जॉइंट इज ए नोड हियर. ठीक है भाई, और चलते चलते हम पहुंच गए N1/N2 इज इक्वल टू 1/3. तो यहाँ से मैं ढेर सारी नंबर्स पिक कर सकता हूँ. ठीक है, अब उसने एक और टर्म बोला है मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. इसके लिए आप N1 और N2 की वैल्यूज को मिनिमम पॉसिबल रखेंगे. तो मिनिमम पॉसिबल क्या आएगा, फॉर एफ टू बी मिनिमम यू विल से N1 इज इक्वल टू 1 एंड N2 इज इक्वल टू 3. ठीक है, नाउ योर क्वेश्चन इज ओवर. आप आसानी से लिखिए, अब किसी से भी कर लीजिए आप. तो f आ जाएगा, मैं फर्स्ट से ही कर रहा हूँ. सो N1 की वैल्यू 1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई 2L1. अब आप ये f बिंदास फाइंड करिए. तो ये आएगा 1/2L1 रूट ऑफ V1 कैसे निकालोगे, V1 निकलेगा आपका T बाय म्यू से, और म्यू आप सीधा सीधा मैं लिखवा चुका हूँ, इट इज रो A. So let me once again check, do I know the tension in the wires or not. इसने मुझे बोला है find the lowest frequency of excitation of standing wave. Yeah, I know the tension, I'm sorry, as I know the weight ना 10 kg, it is known to me. तो टेंशन कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन. ठीक है, चलो भाई. तो ये आ गया अपने पास 1/2 इंटू लेंथ कितनी है 0.6. ठीक है, सो 0.6 इंटू स्क्वायर रूट, टेंशन 100 आई है, वो ब्लॉक लटका हुआ है 10 किलो का है ना, सो टेंशन 100 और डेंसिटी ऑफ दिस इज 2.6 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10⁻⁻6. ठीक है, तो पुट कर लीजिए 10⁻⁻6. तो ये है आपकी वो फ्रीक्वेंसी जो उसने डिमांड की थी. सो 1/1.2 रूट ऑफ, ऊपर जाएगा तो 10⁻, एक तो 3 कैंसिल ही हो गया तो 3 बचा यहाँ पे, तो 10⁵ हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 26. मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, रेस्ट यू कैन सॉल्व हियर. यस, एंड नंबर ऑफ लूप्स. ओके, लेट्स काउंट नंबर ऑफ लूप्स. तो आपको N1 की वैल्यू कितनी मिली है 1, N2 की वैल्यू कितनी मिली है 3. सो व्हाट इज, 3 लूप हैं आपके स्टील में, और there you have 3 loops in steel. So let me pick a color to show you. So there is 1 loop in aluminium and there are 3 loops in steel. So for 3 loops there should be how many nodes, more nodes, 2 more. So these are loops in steel. ठीक है, अब चेक करो. तो यहाँ लैम्डा इन एल्यूमिनियम, अगर मैं लिखूं लैम्डा इन एल्यूमिनियम इनटू, ये कैसे निकालोगे लैम्डा इन एल्यूमिनियम, लैम्डा इन एल्यूमिनियम बाई 2 इज इक्वल टू 0.6. सो लैम्डा इन एल्यूमिनियम इज 1.2. सिमिलरली लैम्डा इन स्टील बाई 2 इज इक्वल टू, इसकी जो 0.9 है वो 3 हिस्सों में बढ़ गई है, तो एक की कितनी है 0.3. सो लैम्डा इन स्टील इज एक्चुअली 0.6. तो स्टील में जो वेव बन रही है उसकी वेवलेंथ 0.6 है, और एल्यूमिनियम में जो वेव बन रही है उसकी वेवलेंथ 1.2 है. ओके गाइस, वेल, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. टोटल नंबर ऑफ नोट्स कैन यू काउंट, इट इज 1 2 3 4 5. सो देयर आर 5 नोट्स. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू 5. ओके, वेल, सो मूविंग टू द नेक्स्ट. Yes, so next we have to understand something called sonometer. Okay, so what is sonometer? Let us understand this.
Sonometer is an experiment, okay, is an experiment to get this result f naught is equal to nv by 2l, or it's an experiment to verify vibration of strings. Okay, क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में, दिमाग खुला रखिए एकदम, एंड विजुअलाइज योरसेल्फ इन द फिजिक्स लैब. सो व्हाट यू हैव ए सिंपल टेबल, वैसे ही कुछ टेबल जैसे आप क्लासरूम में जो डेस्क है आपकी, कुछ वैसी थोड़ा चौड़ा कर देंगे उसको, ठीक है. इट्स ए फ्लैट हॉरिजॉन्टल, ठीक है. और इस टेबल पे यहाँ पे आपको एक ऐसा वर्टिकल मेंबर मिलेगा, ठीक है, इस पार्ट में. और इस वर्टिकल मेंबर्स में हुक लगे होते हैं, ठीक है, दे आर हुक्स. ओके, एंड यहाँ पे डिफरेंट पुलीज होती है. यू हैव डिफरेंट पुलीज माउंटेड ओवर हियर एग्जैक्टली, ठीक है. मैं कुछ ही दिखा रहा हूँ. राइट, एंड यू हैव डिफरेंट स्ट्रिंग्स. अब डिफरेंट स्ट्रिंग्स में क्या होगा, आपके पास स्ट्रिंग्स होंगी जिनका मास पर यूनिट लेंथ डिफरेंट होगा. जैसे कि आपके पास गिटार होता है, गिटार में 5 स्ट्रिंग्स होती हैं, यस. तो उसमें अलग अलग रहती है, एक थिन रहती है, फिर थोड़ी थिक और थिक और थिक, और सबसे ज़्यादा थिक रहती है. तो मास पर यूनिट लेंथ बढ़ रहा है, टेंसर हो रहा है. तो आपके पास ऐसी डिफरेंट मास पर यूनिट लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है. तो जैसे एक स्ट्रिंग मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ. तो सपोज आई हैव दिस स्ट्रिंग विथ मी, ठीक है. सो इट इज गोइंग ओवर द पुली एंड यू हैव द फैसिलिटी टू पुट एनी अमाउंट ऑफ वेट यू वांट. सो यू हैव डिफरेंट वेट. आप इसमें एक ही ब्लॉक हैंग कर सकते हैं, आप 2 ब्लॉक कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं. इट्स योर चॉइस, ठीक है. सो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज दिस वेट. सो यू हैव दिस स्ट्रिंग, मे बी यू कैन कॉल दिस स्ट्रिंग टू बी S1. आई कैन पुट अनदर स्ट्रिंग हियर, से, and consider it is having greater mass per unit length here. Okay, so this string has greater mass per unit length, right? And we can hang the weight. Same way. Okay, you can increase or decrease. So I've just taken 2 strings. So what this experiment allows you to do is, you can take a source. You can take a source of frequency, known frequency. आप excite करिए इसको, इसमें एक स्टैंडिंग वेव बनेगी अगर पॉसिबल है तो. इसकी एक फिक्स लेंथ है फ्रॉम दिस फिक्स्ड एंड टू दिस पुली, ठीक है. और आपके पास एक और अरेंजमेंट होता है, इसे बोलते हैं स्टॉपर्स. क्या बोलते हैं? स्टॉपर्स. हाउ दे लुक like stoppers? So they are basically like this, triangular members होते हैं basically, कुछ इस तरीके के. ठीक है. और स्ट्रिंग को आप यहाँ पे क्लैंप कर सकते हैं. यहाँ पे क्लैम्प्स होती हैं जहाँ पे आप स्ट्रिंग को फिक्स कर सकते हैं, जिससे फायदा क्या होता है. और ऐसे आप आगे पीछे मूव भी करा सकते हैं, कैन मूव दिस. तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. यू कैन स्टडी वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इन 3 ways. हियर यू कैन चेंज लेंथ. आप ये जो स्टॉपर है उसे आगे पीछे शिफ्ट करके लेंथ बदलिए. तो आप स्टडी कर सकते हैं कि हाउ एफ डिपेंड्स ऑन लेंथ, हाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव. Basically, frequency of standing wave से मेरा मतलब है frequency of the source which is producing standing wave here is related to vibrating length. So this will be called as your vibrating length. आप जहाँ भी स्टॉपर पुट करते हैं, स्टॉपर पुट नहीं करेंगे देन फ्रॉम हियर टिल द पुली विल बी योर लेंथ. तो आप स्टॉपर को आगे पीछे करके क्या चेंज कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वेट फिक्स है तो आपकी टेंशन फिक्स है. ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट थिंग. So you can study how it goes, and when you perform the experiment you find it is inversely proportional to length. So more the length you keep, lesser the frequency you need for the excitation in fundamental mode.
ठीक है, आप किसी एक मोड की ही बात कर रहे हैं. देन व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट यू कैन स्टडी बाय फिक्स द स्टॉपर. ओके, फर्स्ट थिंग आपने क्या किया, यू फिक्स एवरीथिंग. इसमें कौन कौन फिक्स है? फिक्स्ड है यहाँ पे स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे फिक्स है आपकी वेट. फिर दूसरा आपने क्या किया, दूसरा आप कर सकते हैं, यू कैन फिक्स लेंथ, यानी आपने स्टॉपर को एक जगह फिक्स कर दिया. दूसरा यू कैन फिक्स स्ट्रिंग. ठीक है, एंड यू कैन चेंज वेट. ठीक है, नाउ व्हाट यू डू, नाउ यू चेंज हैंगिंग वेट्स. तो यहाँ पे क्या होगा, आप ये ब्लॉक्स को चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, टेंशन चेंज होगी. तो आप फिर ये कंक्लूजन निकालते हैं दैट दिस एफ इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी. इट कैन बी डन, कैन बी प्रूव्ड इन लेबोरेटरीज. आप हैंगिंग 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो और फ्रीक्वेंसी स्टडी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऐसे आएगी, पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी, जब उनके रेशियोज निकालेंगे दे विल बी डिपेंडिंग ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन रेशियोज. ठीक है, एंड third thing which I want to tell you here is you fix length, fix weight, change strings. जैसे मैंने 2 ड्राइंग्स दिखाया हुआ है, आप लेंथ फिक्स कर देंगे, आप स्टॉपर्स फिक्स कर देंगे दोनों केस में. ठीक है, यहाँ का भी स्टॉपर आप फिक्स कर देंगे. You will fix the stopper. Okay, your length is fixed, your weights are fixed, tension is fixed. Now you are changing the string. So what is changing? Mass per unit length. So you find here that it is inversely proportional to square root of mu. And when you combine all the three, what you conclude is it is proportional to this 1 by L root of T by mu. This is what the theoretically भी हमें यही मिला था. इट वॉज बेसिकली 1 by 12 रूट ऑफ टी बाई म्यू. और ये 2 भी आप फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम योर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे इक्वालिटी लगाएंगे तो कौन सा फैक्टर और आएगा. ठीक है, सो हाफ इज योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन दिस केस. नाउ ये जो तीनों स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं इनके नाम हैं यहाँ पे सोनोमीटर में. इनके नाम को मैं एक एक करके लिख दे रहा हूँ. ये जो पहला मैंने लिखा है, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ लेंथ, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ लेंथ, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास. ठीक है, सो ये 3 लॉ है जो आपके बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज सोनोमीटर, डिफाइन लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ मास. एट द एंड यू रीच हियर. ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस सोनोमीटर. एंड जब भी बोला जाए स्ट्रिंग इन सोनोमीटर मीन्स स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दैट्स फॉर श्योर. ओके, now I have written 2 terms on the top here, octave and unison. So let me talk about this octave and unison with you. So I am taking first octave. ऑक्टेव क्या होता है बच्चों? ये एक म्यूजिकल टर्म है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा. ठीक है, तो आप सा से ही स्टार्ट करते हैं, सा पर ही खत्म करते हैं. और सा देखिए आप क्या लिखते हैं, सा रे गा, मैं गलत भी कर सकता हूँ, ये छोटा ही गा है शायद, मा पा धा नी सा. ठीक है, तो सा. तो अगर इस वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी f है तो इस वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी 2f होगी. ठीक है, और गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, मतलब व्हाट इज ऑक्टेव? ऑक्टेव का मतलब है आप जो फ्रीक्वेंसी अभी यूज कर रहे हैं उससे जस्ट डबल फ्रीक्वेंसी. जैसे सा इज ऑक्टेव ऑफ सा. ठीक है, जैसे आई कैन राइट से 16 हर्ट्ज इज ऑक्टेव ऑफ व्हाट 8 हर्ट्ज. अभी ऑक्टेव कहाँ से आया? क्योंकि उसके बीच में 8 बीच में नहीं, दोनों को इंक्लूड करके 8
डिस्टिंग्विश्ड साउंड्स हैं, ठीक है। ये म्यूजिकल टर्म है, हम म्यूजिक नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसमें नहीं जाना है कि यही क्यों एंड सो ऑन। बट हाँ, आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ऑक्टेव टर्म देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है डबल। जस्ट ऑक्टेव को आप कैसे ट्रीट करिएगा, डबल। जैसे क्या बोलेगा, ए सोनोमीटर वाइंग फॉर स्ट्रिंग 1 फ्रीक्वेंसी इज एफ एंड फॉर स्ट्रिंग 2 इट इज ऑक्टेव ऑफ द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। तो 8 गुना मत कर देना, 2 गुना होगा। वो 8 कहाँ से आया, क्योंकि उनके बीच में 8 डिस्टिंग्विश्ड साउंड्स हैं। आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज ऑक्टेव। दूसरा टर्म जो मैंने यूज किया है यूनिसॉन। यूनिसॉन का मतलब होता है सेम एज। जैसे कभी कभी बोलेगा द स्ट्रिंग इज इन यूनिसॉन विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क मैं आपको साउंड में बताऊंगा। इस सोर्स मान लीजिए, यूनिसॉन विद द सोर्स, मतलब सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वही स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी है, तो सेम एज सोर्स, ठीक है। यूनिसॉन का मतलब सेम एज। ऑलराइट, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं सोनोमीटर पे। तो क्या बोल रहा है, 2 वायर्स आर फिक्स्ड ऑन ए सोनोमीटर, रेशियो ऑफ देयर टेंशंस आर 8:1, लेंथ 6:5, डायमीटर्स 4:1, डेंसिटीज 1:2, फाइंड रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, हम रेस्पेक्टिव रेशियोज लिख ही लेते हैं। सो T1/T2 आपको 8/1 दिया है, L1/L2 आपको 6/5 दिया है। डायामीटर्स, तो इसको मैं स्मॉल डी से लिख रहा हूँ, D1/D2 ये आपको 4/1 दिया है। डेंसिटीज ρ1/ρ2 ये आपको 1/2 दिया है। और पूछ रहा है F0 1/F0 क्या होगा। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। F0 किस पर डिपेंड करता है, तो F0 होता है V/12। अब यहाँ V तो है नहीं, मैं T देख सकता हूँ, तो मुझे इसे स्प्लिट कर लेना है। तो मैं लिख दूंगा F0 इज 1/12 √T/μ। आई एम नॉट सीइंग म्यू ऑल्सो, तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया म्यू को रो इंटू ए लिख सकते हैं, वेयर ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रिंग, और इसे अपन πd² लिख सकते हैं डायमीटर के टर्म में, वेयर डायमीटर मीन्स द डायमीटर ऑफ स्ट्रिंग क्रॉस सेक्शन। सो what will you get then? You'll get F0 as 1/12 √T/ρ πd²/4। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको मिल जाएगा F0 इज इक्वल टू 1/12 √4T/ρπd²। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो F0 है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है फटाफट देख लीजिए। एक तो 1/LD आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास T/π ρ। इसका मतलब F0 इज प्रोपोर्शनल टू 1/LD √T/ρ। दीज आर द फैक्टर्स। तो हो गया सॉल्व। आपने सारे वो टर्म्स ला लिए हैं जो कि आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। आपके पास L है, D है, T है, ρ है। अब तो क्या करना है आपको, F0 1/F0 2 करना है। तो लेंथ इन्वर्स में आ रही है तो बच्चों उल्टा हो जाएगा 2/1, डायमीटर भी उल्टा हो जाएगा 2/1, टेंशन वैसी ही रहेगी 1/2, और जो डेंसिटी है वो भी उल्टी हो जाएगी 2/1। अब आप पुट कर पाएंगे ये नंबर्स, चलो करते हैं। तो क्या मिल रहा है मुझे, F0 1/F0 2 इज इक्वल टू L2/L1 विल बी 5/6, D2/D1 विल बी 1/4, T1/T2 8/1 एज इट इज, ρ2/ρ1 2/1, ρ2/ρ1 यस, एंड T1/T2 परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमें। चलो, तो F0 1/F0 2 ये क्या आ गया मेरे पास, 5/6 इंटू 1/4 इंटू ये 8 इंटू 2 16, उसके स्क्वायर रूट 4 आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 5/6 एंड इट इज़ माई आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। तो बस इतना ही इस चैप्टर के लिए। ठीक है, अब आपको होमवर्क मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कन्वे कर दूंगा, आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।